हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो बेसिकली गाजवाए हिंद, ये इसका सपना बहुत सारे बांग्लादेशी लोग देखते हैं। तो शुरू के वीडियो के जो 1-2 मिनट था वो तो मतलब मैंने ही लिटरली हैड इट। मुझे तो मतलब सुन के बहुत हंसी आ रहा था कि गाजवाए हिंद, कल जाके हम दिल्ली को कैप्चर करेंगे। पहले वेस्ट बंगाल के थ्रू हम जाके वेस्ट बंगाल को कैप्चर करके फिर दिल्ली में कैप्चर करेंगे। ये कुछ डिल्यूशनल गधों बांग्लादेशी की जो है सपना है बेसिकली। तो इन्होंने जो सार्केस्टिकली जो रोस्ट किया है अपने देश के लोगों को, वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा बेसिकली। और दिन में सपने जो है देखना कैसा होता है वो बांग्लादेशियों से सीखना चाहिए। और मतलब इंडिया अलाउ करना, जैसे मैंने बोला कि सुपर पावर की एक ये है कि जैसे इंडिया ने अगर मैं क्या बोलते हैं इस एशिया कप की बात करूं तो पहले मैच में जिस तरीके से यूएई को एक हरा के एक स्टेटमेंट दिया था। तो हमेशा जो कमज़ोर पावर होता है, जो छोटे देश होता है, जो ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करता है, तो उनको दबा के एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश जो है, अच्छा एक स्टेटमेंट देना पड़ता है बेसिकली, एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना पड़ता है। नहीं तो ये फिर ये छोटे लोग जो है ना मतलब सर पे चढ़ जाते हैं। अब हर देश की बात नहीं करो, जैसे भूटान एक छोटा देश है, अभी तक कुछ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है कि हमें मतलब दबाने या फिर अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करना पड़े। लेकिन बांग्लादेश जैसे देश को, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन जैसे देशों को अगर थोड़ा सा भी आप, वो बोलते हैं ना कि बैठने दोगे तो वो सोना चाहते हैं, फिर तो थोड़ा सा भी उनको छूट दोगे तो ये लोग सर पे चढ़ के बैठेंगे। तो खैर कई सारे बांग्लादेशी को भी पता है कि ये किस तरीके से अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे बांग्लादेशी को भी के लिए भी जो है कितना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। कितने सारे पेशेंट्स जो कि इंडिया में आकर ट्रीट करते थे, इंडिया में पढ़ाई करते थे, हायर स्टडीज़, इन जो जिहादी के वजह से, इन मदरसा चाप जिहादी की वजह से वो लोग चीज़ नहीं कर पा रहे। हमारे लिए हालांकि ये बेटर ही है कि नहीं हो रहा है, 2 पैसे चाहे कम आए, बट बाहर के जो गंदगी है इंडिया के अंदर ना ही आए तो अच्छा है। खैर हम देखते हैं ये जो रोस्ट है, एपिक रोस्ट, एक बांग्लादेशी ने अपने देश को, देशवासियों को जो रोस्ट किया है, वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे, तो अच्छा लगेगा वीडियो। शुरू करते हैं वीडियो। एक दिन भोरबेला घूम থেকে उठे सुनले, एक दिन सुबह सुबह नींद से उठकर सुनते हैं कि गाजुवातुल हिंद शुरू हो गया है। भारत पर बांग्लादेश ने हमला कर दिया है। एक बहुत ही ताकतवर सेना को हराने के लिए ईमान की ताकत से भरकर हर स्तर के तौहीदी लोग कूद पड़े हैं। युद्ध की पहली झटके में जमाते इस्लामी के बहादुर लड़ाके जाकर दुश्मनों की गर्दन दबोच लेते हैं, और इसी में 7 सिस्टर्स का अंत हो जाता है। मौका पाकर वहां के विद्रोही जब सत्ता लेने की कोशिश करते हैं, तब बंगाल के जिहादी लड़ाके उन्हें भी कुचल देते हैं और 7 सिस्टर्स की पवित्र जमीन पर कलिमा का झंडा लहरा देते हैं। फत-फत करे कालेमार पताका उठते থাকে। एरपर तेजी से कलिमा का झंडा लहराने लगता है। इसके बाद तौहीद के लोग कई दलों में बंटकर पश्चिम बंगाल पर हमला शुरू करते हैं। उस युद्ध में कौन नहीं है? नए बने एनसीपी के जिहादी हसनात अब्दुल्लाह के नेतृत्व में शामिल हैं। चरमोनाई पीर के नेतृत्व में उनके अनुयायियों का काफिला है। मामुनुल हक के नेतृत्व में हिफाजत के लड़ाकू सैनिक हैं। यहाँ तक कि फरहाद मजहर, इलियास, पिनाकी भट्टाचार्य और महमूदुर रहमान की टीम, नूरानी टीम में भी कई लोग शामिल हो गए हैं। हिजबुत तहरीर, जमातुल मुजाहिदीन, अंसरुल्लाह, बांग्ला टीम, यहाँ तक कि अवामी लीग और बीएनपी सभी अपने मतभेद भुलाकर एक ही छत और झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए हैं। खलीफा यूनुस की तरफ से ऐलान होता है, बद्र की लड़ाई में सिर्फ 313 सच्चे ईमान वाले 1000 से ज्यादा काफिरों की सेना को हरा चुके थे, और हम तो करोड़ों मुजाहिद हैं, हम जरूर जीतेंगे। बताओ बात सही है या नहीं? सभी एक साथ बोले, सही सही सही। और फिर सिर्फ 3 दिनों में पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया गया। इस नए राज्य का नाम रखा गया बांग्लास्तान। पश्चिमबंगेर मुजाहिदराও যুদ্ধের প্রাথমিক। पश्चिम बंगाल के मुजाहिद भी इस शुरुआती युद्ध गीत में शामिल हो जाते हैं। वहाँ एक आपात बैठक होती है जिसमें जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। एक नई जिहादी योजना तैयार होती है। इस योजना में तय किया जाता है कि अगला लक्ष्य भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तौहीदी जनता का उत्साह और भी बढ़ जाता है और उनके ईमान में नई जान आ जाती है। उधर पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान के जनरल एक बड़े हमले की तैयारी करते हैं। वे भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला करने की योजना बनाते हैं ताकि भारत की सेना 2 हिस्सों में बढ़ जाए। দুই দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতও কিন্তু পিছিয়ে নেই। लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहता। पाकिस्तान की इस धमकी के जवाब में भारत अपने सभी परमाणु हथियार तैयार रखता है। लेकिन ठीक उसी वक्त बांग्लादेश के जिहादी 7 हिस्सों में बंटकर भारत के परमाणु हथियार भंडार पर टूट पड़ते हैं।
वे हथियारों के सामने खड़े होकर खलीफा यूनुस द्वारा लिखा गया एक मोटिवेशनल भाषण पढ़ते हैं। করতে শুরু করে এই স্পিচ ये भाषण सुनकर बम इतने भावुक हो जाते हैं कि वे खुद ही अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं অফ করে দেয়। আর এতে করে और इससे सभी परमाणु बम निष्क्रिय हो जाते हैं। इस सफलता के बाद दो दल अलग होकर दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। एक सप्ताह के भारी युद्ध के बाद वे दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। बाकी 5 दल भी आकर दिल्ली में उनसे मिल जाते हैं। পাকিস্তান থেকেও ইমানদাররা এসে যোগ দেয় জাতীয় ঐক্যমত্য पाकिस्तान से भी ईमानदार लोग आकर इसमें शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता आयोग के निर्णय के अनुसार भारत के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट कर दिया जाता है और हर जगह कलिमा का झंडा फहरा दिया जाता है। उसी समय आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और मुजाहिदों के शरीरों पर फूलों की बारिश होने लगती है। हूरे मिलन का संगीत बजाती है और गिलमान शराब के जाम लेकर आते हैं। अल्लाह की रहमत से भारतीय उपमहाद्वीप एक टुकड़ा जन्नत में बदल जाता है। এক টুকরো জান্নাতে। প্রিয় জিহাদি বন্ধুরা আমার, দয়া করে ঘুম থেকে উঠুন। प्रिय जिहादी भाइयों, कृपया नींद से जागिए, उठकर हाथ मुंह धो लीजिए और इधर आइए, बैठिए और मेरी कुछ बातें सुनिए। और हाँ, मेरी बातें सुनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। जागरूक भाई लोग तो पहले ही हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, तभी तो 60,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है। 60,000-এর যে সংখ্যা সেটি অতিক্রম করেছে। নিশ্চয়ই। यकीनन 1 लाख भी पूरा होगा ना? अगर आप चाहें तो जरूर होगा। तो जैसा मैं कह रहा था मेरे जिहादी भाइयों, मैं जानता हूं कि आपके अंदर खून बहुत गर्म है, उबलता रहता है। कहीं किसी मुस्लिम देश और गैर मुस्लिम देश के बीच जंग छिड़ जाए तो आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। इस जोश में आपके सीने के अंदर जिहादी ख्वाहिशें जाग उठती हैं। फिर आप भी काफिरों को निशाना बनाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। এখন যেমন ইসরায়েলের সাথে ইরানের, जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ईरान जब एक मिसाइल इजराइल की ओर दागता है तो आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है। फिर जब ईरान 2 मिसाइलें दागता है तब आपकी उत्तेजना दुगनी हो जाती है। आप थर थर कांपने लगते हैं। इसके बाद जब ईरान एक साथ कई मिसाइलें इजराइल की ओर छोड़ता है तब आपकी उत्तेजना प्रोमैक्स लेवल पर पहुंच जाती है। आप कांपते रहते हैं और तभी अचानक आपको याद आता है, अरे गज़वातुल हिंद तो एक मसला है ही हमारे सामने। গজওয়াতুল হিন্দের একটা ব্যাপার তো আমাদের আছেই। आप सोचते हैं हमारे पड़ोस में घर के पास ही तो एक ऐसा देश है जिसमें काफिर, मूर्ति पूजक और गैर मुस्लिम रहते हैं। फिर आपको याद आता है कि हदीसों में भी कहा गया है कि मुसलमान इस देश पर कब्जा करेंगे और वहाँ कलिमा का झंडा फहराएंगे। ये सब सोचकर आपके मन में सवाल उठता है, तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? हमारे मौलवी या धर्मगुरु गज़वात उल हिंद की पुकार क्यों नहीं लगा रहे? না কেন? হুজুররা কেন ডাক দেন? हुजूर लोग इस बारे में क्यों आवाज नहीं उठाते? ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन खबरदार आप कहीं खुद से पुकार मत देने लगी, वरना मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत क्यों होगी? क्योंकि इस साल के आंकड़ों के अनुसार भारत 145 देशों में सैन्य ताकत के मामले में चौथे स्थान पर है। আছে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট 81,000 কোটি। उनका रक्षा बजट 81,000 करोड़ डॉलर है, जिससे उनकी सैन्य ताकत और भी मजबूत हुई है। भारतीय सेना में 14,45,000 से अधिक सक्रिय सैनिक हैं और रिजर्व बल में 11,45,000 से अधिक हैं। उनके पास 15 लाख से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल हैं, 2,229 विमान हैं, 899 हेलीकॉप्टर हैं और 293 नौसैनिक जहाज हैं। কোটি নৌযান। এছাড়া আরো আছে। इसके अलावा भारत के पास 170 से 180 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और वे जमीन, आकाश और समुद्र तीनों दिशाओं से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। नहीं, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही सच्चाई है जिसे बिना अपनी आंखों से देखे या किताबों में पढ़े समझना मुश्किल है। বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা কি পারি? क्या हम इस ताकत का सामना कर सकते हैं? बताइए कैसे करेंगे? हमारे पास फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 25 अरब डॉलर है, जबकि भारत के पास 620 अरब डॉलर है। भारत हमें हथियार खरीदने देगा या नहीं, वो तो बात की बात है। पहला सवाल है, हथियार खरीदने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? 25 अरब डॉलर से तो ठीक से 6 महीने की खाद्य सामग्री भी आयात नहीं की जा सकती, तो हम हथियार कैसे खरीदेंगे? তাহলে কি পাকিস্তান আমাদের? तो क्या पाकिस्तान हमारे लिए हथियार खरीदेगा? नहीं भाई, पाकिस्तान खुद कंगाली की कगार पर है। उन्होंने IMF से बेल आउट यानी विशेष कर्ज मांगा है। ये वही कर्ज होता है जब किसी देश के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं होते। हलवा तो बहुत दूर की बात है और हमारे लिए हथियार खरीदने की बात तो सोचना भी मुश्किल है। फिर भी अगर सपनों की बात करें और मान लें कि ईरान और तुर्की मिलकर हमारे लिए हथियार खरीद कर भेजते हैं, तो भी एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश की तीनों दिशाओं में भारत ने घेरा बना रखा है। वे हमारे हवाई रास्ते, समुद्री रास्ते सब कुछ बंद कर देंगे। ऐसे में हथियार छोड़िए, खाने पीने का सामान और ईंधन तक नहीं आ सकेगा और तब हमारी जनता को भूख से मरना पड़ेगा। খেয়ে মরতে হবে। 1971 সালে 1971 में जब मुक्ति युद्ध हुआ था तब भारत ने 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थियों को आश्रय दिया था। लेकिन अगर आज भारत के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में, म्यांमार में। म्यांमार तो पहले ही रोहिंग्या शरणार्थियों को हमारे देश में भेज चुका है, वो हमें शरण देगा? ये तो खैर छोड़िए।
तो फिर हमें शरण कौन देगा? या हम बच्चों, बुजुर्गों सभी को शहीद होने के लिए मजबूर कर देंगे? तो क्या हम युद्ध नहीं करेंगे? मतलब चारों तरफ इतना अंधकार, सिर्फ नेगेटिविटी, तो हमारा क्या होगा? नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या भारत बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा? तो फिर नहीं, भारत बांग्लादेश पर कब्जा नहीं करेगा। भारत के सिर पर वैसे ही बहुत सारे बोझ हैं। ऐसे में बांग्लादेश को अपने सिर पर एक और बोझ की तरह लादने की न तो इच्छा है और न ही सामर्थ्य। फिर भी अगर भारत कब्जा कर ही लेता है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार हो सकते हैं, সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে না। उस सवाल का जवाब है नहीं, भारत बांग्लादेश पर कब्जा नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के डर से भारत कभी अकेले बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि बांग्लादेश की आजादी के युद्ध में भारत खुद गहराई से शामिल था। 1771 में जब 7 करोड़ लोगों की मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, तब भारत ने भी खून बहाया, अपनी जानें दी। भारत की मौजूदगी और जिनेवा कन्वेंशन की वजह से ही पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों वाली सेना जो बर्बरता कर रही थी, उसने हमारे सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया, वो भी सिर झुकाकर। আত্মসমর্পণ করেছে। বেশ কিছু মাস জেল कई महीनों तक वे जेल में रहे, फिर जान बचाकर अपने देश लौटे। दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और भारत के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत और गौरव का क्षण रहा। তারা এই গৌরব भारत इस गौरव को खोना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर हम भविष्य में एक और पाकिस्तान बन जाए, मतलब एक आतंकवादी राष्ट्र बन जाए, तो फिर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी रक्षा यही है। जब तक हम खुद युद्ध नहीं चाहते, तब तक कोई भी हमारे साथ युद्ध नहीं कर पाएगा। আমরা যদি শান্তিপূর্ণ अगर हम एक शांतिपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और शिक्षित देश बनाते हैं, तो हमारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना दुनिया को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जिहादी उन्माद में बहकर खुद अपनी बदनामी कर लें, तो उस समय हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। गाजा की ओर देखिए, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, फिर भी दुनिया चुप है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सत्ता पर है हमास, एक जिहादी शासन। जिहादी शासक का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सारी सहानुभूति खत्म हो जाती है। आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, आप सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएंगे। পরিণত হবেন। আফগানিস্তানের দিকেও আপনারা आप अफगानिस्तान की तरफ भी देख सकते हैं, वहाँ तालिबान का शासन है, लेकिन कोई भी देश आज तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता। पूरा देश भूख से तड़प रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो किसी कंकाल जैसी बन चुकी है। ये हम सभी साफ देख सकते हैं। তবে দেখতে পাচ্ছি বেরিয়ে এসেছে। वे बाहर आ गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी ओर मुड़कर नहीं देख रहा है। অবস্থা स्थिति इतनी खराब है कि आज अफगानिस्तान का जीडीपी हमारे सिलेहट डिवीजन के बराबर हो गया है। यही है शरीयत आधारित शासन का नतीजा। यही है खलीफा राज्य की असली सच्चाई। বাংলা अगर बांग्लादेश शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें किसी भी कीमत पर एक सेक्युलर और शिक्षित राष्ट्र बनाना होगा। किसी भी हालत में भारत के साथ जिहादी सोच के साथ दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि न्याय का आधार पर अपने हिस्से की बात समझदारी से लेनी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए धार्मिक ब्रेन वॉश से बाहर आकर पुरुष और महिलाओं के बीच समानता सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं की क्षमता को उत्पादन के क्षेत्र में इस्तेमाल करना होगा और सबसे जरूरी बात, मुक्ति संग्राम को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। দর্শক আপনারা জানেন दर्शकों, आप जानते हैं कि हमने खिलाफत पर 2 भागों की एक सीरीज बनाई है। उम्मीद है कि आप में से कई लोग वो दोनों एपिसोड देख चुके हैं। जो अब तक नहीं देख पाए हैं, वे पहले एपिसोड को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और दूसरे एपिसोड के लिए जरूर यहाँ क्लिक करें। आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। इश्तिहार के साथ जुड़े रहिए, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। হবে খুব শীঘ্রই। सबसे पहले रोम ने लिखा है कि सनातन ने दिया ज्ञान, बौद्ध ने दिया शांति, यहूदी ने दिया विज्ञान, ईसाई ने दिया सभ्यता और इस्लाम ने दिया केवल आतंक। उसके बाद रामकृष्ण दे ने लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के युद्ध पर किया गया विश्लेषण बहुत अच्छा लगा। जो लोग बिना कारण अशांति चाहते हैं, वे स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ। उसके बाद राजी ने लिखा है कि दुनिया के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, लगभग सभी का संबंध इस्लाम धर्म से है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। उसके बाद ऋषि ने लिखा है कि बिल्कुल भी भारत विरोधी कोई बात नहीं थी। एक बांग्लादेशी की बातों से थोड़ी पुरानी सोच की झलक मिली। मैं उसे लेकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भाई साहब, आपके जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे देश के कुछ मुस्लिमों और कुछ हिंदू नेताओं में भी होते हैं। उसके बाद प्रशांत रॉय ने लिखा है कि मेरे पूर्वज बांग्लादेश से आए थे, इस कारण बांग्लादेश के प्रति एक खास जुड़ाव महसूस करता था। वह देश मुझे अपना ही देश लगता था, लेकिन आज जब बांग्लादेश को देखता हूँ तो हर दिन और भी ज्यादा हैरान होता हूँ। उसके बाद शांतनु पात्रा ने लिखा है कि आप तो यूनुस कांगला को पूरी तरह छाट ही गए। उसके बाद जोहन बाउद्दीन ने लिखा है, तो क्या बांग्लादेश के हथियार झाड़ू, लाठी, अंडा और चप्पल ही होंगे? उसके बाद मोहम्मद मुबारक हुसैन ने लिखा है कि आपकी बात सुनकर ही मैं एक्स मुस्लिम बन गया। उसके बाद विश्वजीत ने लिखा है कि बांग्लादेश भारत पर हमला क्यों नहीं कर रहा? हमारी तो बहुत इच्छा है कि एक बार हमला करो भाई, हमला करो। तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने का मन है, सिर्फ 1 घंटे के लिए करो,
फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शाहिदुल हक ने लिखा है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। एक गरीब परिवार अपने अमीर पड़ोसी से झगड़ा या विवाद करके ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, यही सच्चाई है। उसके बाद मुस्लिम ने लिखा है कि मुसलमानों का मतलब मनोरंजन है। उसके बाद इकबाल हुसैन ने लिखा है कि हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद उस उम्र में अपना बिस्तर हिला रहे थे जब उन्हें हाथ हिलाना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रमजान मोल्ला ने लिखा है कि भारत के साथ लड़ाई करने की ताकत बांग्लादेश के पास 2 घंटे की भी नहीं है, इसीलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पड़ोसी देश के साथ मिलजुल कर चलें। 1971 में भारत और रूस ने हमारी मदद की थी और हमें आजादी दिलाने में सहयोग किया था। उसके बाद विक्की दे ने लिखा है कि मैं रंगपुर से बोल रहा हूं, हम रंगपुर के लोग भारत के साथ हैं। अगर कभी हमारे बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध होता है तो हम सब भारत के लिए ही लड़ेंगे। उसके बाद सुंदरबान फिशिंग ने लिखा है कि बांग्लादेश की मीडिया सोच और सपनों में ही हर किसी से जीत जाती है। उसके बाद शुभेंदु चक्रवर्ती ने लिखा है कि आप जी जान से बांग्लादेश को बचाना चाहते हैं, फिर भी बांग्लादेश में आपके लिए नो एंट्री। शाबाश देशभक्त। सलाम आसाद नूर। उसके बाद सुदीप्ता दे ने लिखा है कि असुरों की संख्या चाहे जितनी भी ज्यादा हो, जीत हमेशा देवताओं की ही होती है। पुराणों में वर्णित असुरों ने बार बार स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद नीलिमा दास ने लिखा है कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति न हो तो ऐसा काल्पनिक सपना नहीं देखता। खासकर इस्लाम के कुछ कट्टर आतंकवादी यानी जिहादी ही ऐसे बेवकूफी भरे सपने देखते हैं। अभी तक तो ठीक से सबक नहीं मिला, जब मिलेगा तब समझ आएगा कि असली ताकत किसके पास है। धन्यवाद आसादा, बहुत ही रोचक वीडियो था। उसके बाद मोहम्मद तनवीर शाह ने लिखा है कि बांग्लादेश सबसे ताकतवर देश है, बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद फजलुर ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश का शासन भारत अपने हाथ में ले ले तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बाद प्रीतम ने लिखा है कि यदि ढाका पर परमाणु बम गिराया जाए तो 170 मिलियन लोग 72 हूर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद सायशा चौधरी ने लिखा है कि अगर भारत बांग्लादेश में सैन्य अभियान चलाए तभी यह देश दोबारा सच में स्वतंत्र होगा, नहीं तो ये हमेशा की तरह 1971 के पहले की तरह पराधीन ही रहेगा। उसके बाद देबाशीष गांगुली ने लिखा है कि पाकिस्तान सिर्फ 23 मिनट में घुटनों के बल आ गया था, उसने भारतीय डीजीएमओ के पैर पकड़कर जान की भीख मांगी थी। उसके बाद आरसी ने लिखा है कि इस देश के कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल अभी भी गाजा ख्वातुल हिंद के दिवा स्वप्न देखते हैं। उसके बाद पार्थ बरुआ ने लिखा है कि 1971 के महान स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान अविस्मरणीय है, लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि आजादी के बाद भारत कभी भी बांग्लादेश की आम जनता के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाया। भारत ने एक फांसीवादी और विवादित राजनीतिक दल के साथ ही अपने संबंध बनाए रखे। उसके बाद निलय रिंकी ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी होकर कह रहा हूं कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें भारत जैसा सहनशील पड़ोसी मिला है। अगर चीन होता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश मौजूद नहीं रहता। भारत चाहे तो 1 घंटे में बांग्लादेश को हरा सकता है। उसके बाद रूवेल भारती ने लिखा है कि लेकिन आप जो भी कहें, भारत को अधिक जागरूकता बरतनी चाहिए। उसके बाद शाजू बरुआ ने लिखा है कि भारत को इस मामले में अभी से कदम उठाना चाहिए। उसके बाद विश्वजीत दत्ता ने लिखा है कि बांग्लादेश में आपके जैसे कई पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ तक कि आपसे भी बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, लेकिन सब आपके जैसे क्यों नहीं सोचते। अगर सब आपके जैसे सोचते तो आज बांग्लादेश एक और विकसित देश होता। उसके बाद मिर्जा जायमा ने लिखा है कि कई लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, वजह है चरमपंथ।